नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता। मेरे साथ एडिटर इन चीफ मौजूद है राजीव रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो चर्चा इस वक्त दिवाली की भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार की भी हो रही है। बिल्कुल डेकोरेशन दिख रहा है और पूरा हमारा न्यूज रूम आप आज देख सकते हैं। न्यूज रूम से ब्रेकिंग है और आज न्यूज रूम कुछ अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में बिहार की चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि दिवाली के साथ साथ इस वक्त सबसे ज्यादा अगर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, पटाखों की गर्मी तो है ही, लेकिन साथ में चुनावी सरगर्मी जो है वो बिहार में है इस वक्त। तो बिहार की चर्चा इस वक्त हो रही है और बिहार में भी एनडीए के अंदर जो घमासान है उसने तो सियासी पारा एकदम चढ़ाया ही हुआ है। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर पूरे एनडीए में जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार को किनारे भी किया जा रहा है। तो ये अंदर खाने असल में चल क्या रहा है? बीजेपी का हाथ चिराग पासवान पर है और इसी के चलते जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी और खासकर नीतीश कुमार जो नाराज हैं, तो उसमें अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या चिराग पासवान को कोई बड़ा ऑफर दिया गया है? क्योंकि चिराग पासवान की जिस तरह से कल मुलाकात हुई अमित शाह से और उससे पहले अमित शाह के बयान का जिस तरह उन्होंने समर्थन किया, ये सब क्या चल रहा है बताया जी। एक्चुअली अंशिता, हो ये रहा है कि चिराग पासवान ने पहले अपने आप को कह दिया था कि मैं तो हनुमान हूँ, मोदी जी का हनुमान हूँ, और हनुमान बनना और हनुमान की भूमिका अदा करना दोनों में फर्क है। और इस वक्त वो उस भूमिका को अदा करने की कोशिश में उस जुगाड़ में लगे हुए हैं दरअसल। और अमित शाह का एक बयान आया था जो उन्होंने एक चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने जो बयान दिया था, जिसमें कहा था कि विधायक दल का नेता चुनेगा कि आगे कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, अगर उनकी सरकार बनने की गुंजाइश बनती है तो। ये गुंजाइश की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों का मानना है कि हो सकता है कि उनकी सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। लेकिन नीतीश की मौजूदगी में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं को अगला चेहरा बनाया जाएगा, इसमें कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है। और इसीलिए यहां अमित शाह के बाद चिराग पासवान ने भी कहा, चिराग पासवान को यह लगता है कि शायद अब मेरा चेहरा सामने लाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाजपा पिछले 20 साल से जिस सूखे से गुजर रही है, भाजपा को लगता है कि किसी भी ढंग से मेरा मुख्यमंत्री हो, जैसे महाराष्ट्र में किया उस ढंग से हो, एकनाथ शिंदे को किनारे लगाकर। लेकिन क्या वैसी स्थिति बनेगी, ये तो बाद की बात है। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि हाँ, अमित शाह जी सही कह रहे हैं, और इसीलिए अमित शाह ने जो बात कही है, दोहराई है, उसी बात को मैं भी दोहराता हूं। लेकिन नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ भी हो जाए, चांद सूरज सब इधर से उधर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे, विराजमान रहेंगे, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में हम इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ये बात नीरज कुमार ने कही है। इस एक लाइन से, इस ट्वीट मात्र से, जो प्रवक्ता जेडीयू के हैं, उस ट्वीट मात्र से इतना साफ समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जेडीयू के लिए अच्छा नहीं होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं बगावत के उसमें मूड में दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं, भले चुप रहें, वो भले कहते रहें कि अब हम नहीं पलटेंगे, अब इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, वो जिस ढंग से कहते हैं अपने अंदाज में, गलती हो गई उस उधर चले गए, लेकिन अब वो फिर से गलती दोहराते हुए भी नजर आ सकते हैं। अंशिता, ये दिखाई देता है। तो अभी बहुत कुछ चलना बाकी है। बिहार की सरगर्मियों की आप बात कर रही थी, दिवाली के पटाखे फूटेंगे बिहार में भी, और उसके बाद छठ महापर्व भी है वहां पे, लेकिन उन सबके बीच जो गर्मा गर्मी गहमा गहमी है वो सियासी गहमा गहमी है। और इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि महागठबंधन ने बिना ऐलान के बहुत ही शानदार ढंग से अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए। 7 कैंडिडेट ऐसे हैं, कल शाम तक थे 7 कैंडिडेट ऐसे जो दोनों साइड से थे, यानी इधर आरजेडी और कांग्रेस दोनों साइड से थे। लेकिन नाम वापसी कल आखिरी, पहले फेज के लिए कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, और फिर सेकेंड फेज के लिए 23 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो नाम वापसी भी हो सकती है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी सब हमारे तमाम साथी जानते हैं कि खबर ये है कि पहले से ही 1-0 से आगे है इंडिया गठबंधन, क्योंकि सीमा सिंह जो इनके कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान की कैंडिडेट हैं लोजपा की, वो बाहर हो चुकी हैं, उनकी उम्मीदवारी खारिज हो चुकी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं चिराग पासवान की तरफ की पार्टी से जिनके नामांकन खारिज हो सकते हैं। अभी वो सामने आएंगी, वो लिस्ट सामने हम लोग देखेंगे, लेकिन ये एक
बड़ा मामला बन सकता है। अगर सीमा सिंह के अलावा भी और कुछ नाम आ गए तो अंदर खाने आखिर चल क्या रहा था, ये बात भी देखनी होगी। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान को जिस तरह से 29 सीटें देकर बीजेपी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, गठबंधन के अंदर ही सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अब चिराग पासवान की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल, चिराग पासवान की मुश्किलें इसलिए भी क्योंकि देखिए चिराग पासवान के कारण ही एनडीए अभी बैकफुट पे है। चिराग पासवान की बयानबाजियां हम लोगों ने पहले देखी, 243 की 243 सीटों पे हम लड़ेंगे, पहले सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था। उसके बाद और हमने देखा है कि 2020 के चुनाव में वो अकेले लड़े थे, लेकिन उस समय वो हनुमान बने हुए थे उधर के और चाहते थे कि किसी, और उस समय सीटें कितनी आई तो एक सीट आई, मात्र एक सीट, वो भी जेडीयू में शामिल हो गए विधायक महोदय। तो आज की तारीख में 0 है, सिफर, बिल्कुल कुछ नहीं है, शून्य, 0 बटा सन्नाटा कहते हैं ना, वही है। तो वो सन्नाटा है, लेकिन ऐसे सन्नाटे में कितनी सीटें, 29 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे थे, 29 में से अब 28 सीटें आपके पास बची हैं। 28 सीटों में से कहा यह जा रहा है कि 20 सीटें तो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वहां पे, 20 सीटों पे तो बच गए आपके पास सिर्फ 8 सीटें बच गई। ऐसे में आप अगर अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं तो यह संभव तो दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ अकेले अपने दम पर बीजेपी कैसे बना लेगी सरकार? अगर चलिए ये 28 की 28 सीटें लेके आ भी जाते हैं 100%, और 100% क्या बीजेपी भी ले आएगी बिहार में? 101 सीटें लेके आएगी, जीत के आएगी? ये भी संभव नहीं है। अगर 80 सीट भी बीजेपी लेके आती है और 8-10 सीटें भी अगर चिराग पासवान लेके आते हैं, जो मुझे असंभव लगता है, लेकिन अगर उतना भी लेके आते हैं तब भी इनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आती। उपेंद्र कुशवाहा कितना ला सकते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी कितनी सीटें ला सकते हैं, क्योंकि 6 सीटों पे लड़ रहे हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें ला सकते हैं, 3 सीटें, 2 सीटें आ सकती हैं। इससे इनकी सरकार बनते हुए मुझे तो, जो अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो कैलकुलेशन में नजर नहीं आता है। गणित जो है, सियासी गणित में एनडीए अभी ही मुझे हारती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए का पक्ष हारता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में महागठबंधन को लेकर जो चर्चा होती रही है, उस चर्चा को अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए, मीडिया के एक धड़ा महागठबंधन को अभी से हारा हुआ जरूर बता रहा है, लेकिन उस महागठबंधन में भले इन लोगों ने घोषणा उस ढंग से न की हो, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें बहुत ढंग से चल रही हैं। कई जगह जो 2-2 कैंडिडेट्स उतारे गए आमने सामने के, तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीमा सिंह की तरह अगर कोई नौबत इधर आती है तो दूसरा कैंडिडेट ऑलरेडी खड़ा है। यानी आरजेडी का कैंडिडेट अगर उसका नाम जो है वो किसी कारणवश अगर वो खारिज हो जाता है, नामांकन खारिज हो जाता है, तो फिर दूसरा उसके सामने वाला जो है कांग्रेस का कैंडिडेट वो खड़ा है। इसलिए इस ढंग से किया गया है। और ऐसे 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर किसी भी ढंग से महागठबंधन चाहता है कि वहां पर हमारी जीत हो। कांग्रेस पार्टी भी इस बार बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। ये मामला अंशिता 2020 का नहीं है, ये चुनाव 2020 का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये 2024 का चुनाव है, माफी चाहूंगा 25 का चुनाव है। और 5 साल बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें एक और बात कहें हम कि यहां 2025 और 20 में फर्क क्या है? राहुल गांधी एक दूसरे ढंग के नेता के रूप में यहां इमर्ज हुए हैं। राहुल गांधी आज जन नेता के रूप में हैं, और अभी हम लोगों ने देखा वोटर अधिकार यात्रा को, हम लोगों ने देखा बिहार में उसको जो प्रतिसाद मिला उसको देखा। इसलिए परिस्थितियां अब एनडीए के पक्ष में जाती हुई मुझे तो दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि अभी राजीव जी जिस तरह आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने पूरा जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरह से महागठबंधन को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, जिस तरह ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, असल में वो रार नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति है कि आगे अगर चिराग पासवान जैसी स्थिति जो एनडीए में फंस गई है वो फंसती है तो फिर कह सकते हैं प्लान बी उनके पास तैयार है। और इसी को लेकर महागठबंधन को लेकर जिस तरह से एनडीए हमलावर दिखाई दिया, कल पिछले दिनों भी हमने चर्चा की लगातार, जैसे कि एनडीए ने मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, या कहें कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो खींचतान चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए, या उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से जिस तरह उम्मीदवारों ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता हो या जेडीयू के हो, एलजेपीआर के हो, ये कार्यकर्ता जिस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और विकास से जुड़े या जंगल राज से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो आम जनता की समस्याएं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए महागठबंधन को निशाना बनाया जा रहा था। दिलीप जायसवाल के बारे में भी कल हमने चर्चा की, किस तरह से उन्होंने महागठबंधन में जो खींचतान की खबरें हैं उन पर नजर एक तरह से लाने की कोशिश की, आम जनता को वहां शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि महागठबंधन के अंदर तो असल में सब कुछ ठीक है, बल्कि एनडीए बुरी तरह फंसा हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो अभी हरीश रावत को सुन लेते हैं, कांग्रेस नेता हैं वो, क्या कुछ बोले हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, किस तरह से कांग्रेस मामले को संभाल रही है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। बिहार को लेकर जिस तरीके से एनडीए के लोग उछल कूद मचा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत पुख्ता है और कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ स्थानों पर रणनीति के तौर पर, चुनावी रणनीति के तौर पर हो सकता है एक से अधिक गठबंधन के उम्मीदवार हों, मगर वोट वहीं जाएगा जहां गठबंधन होगा और गठबंधन के साथ जनभावना है। लोग परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहे हैं। बिहार के अंदर परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा। बिहार सारे देश को रास्ता दिखाएगा। तो अभी हरीश रावत को हम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि महागठबंधन को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ फर्जी खबरें हैं, असल में कांग्रेस और आरजेडी के बीच किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। और अभी हम थोड़ी देर पहले राजीव जी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक रणनीति है महागठबंधन की। अब हमारे साथ अविनाश जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आगे जो बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान जो फंस गए हैं बुरी तरह, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चिराग पासवान को कहीं उनके अपनों की ही तो नजर नहीं लग गई है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से इस समय बिहार की स्थिति दिखाई दे रही है कि बड़ा मुश्किल से तो सीट बंटवारा हुआ एनडीए के अंदर, और उसके सीट बंटवारे के बाद भी हमारा रस्साकसी चलती रही, क्योंकि जो जेडीयू की मजबूत सीटें थी बीजेपी ने वो सीटें उठाकर चिराग पासवान को दे दी थी। और बाद में जब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई और नीतीश कुमार ने जो सीटें चिराग पासवान को दी गई थी उन पर जब अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो उसके बाद अमित शाह को पटना पहुंचना पड़ा था। और उसके बाद पटना में फिर दोबारा से बैठक हुई और 4 सीटें जो नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, नीतीश ने साफ साफ मना कर दिया अमित शाह से कि भाई ये सीटें तो हम नहीं देंगे, इसके बदले में कोई दूसरी सीट चाहते हो तो वो दूसरी सीट को दिया जा सकता है। तो 4 सीटों पर बाद में अदला बदली हुई, चिराग पासवान को एक तरीके से मन मारकर वो सीटें लेनी पड़ी थी। और दूसरी बात फिर ये है कि जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि कई सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई दूसरा नेता खड़ा किया जाए। और इसीलिए क्योंकि और कोई नेता, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या जीतन राम मांझी की, उनमें उतनी ताकत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सामने टिक सके। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों की जो सियासत है वो नीतीश कुमार ने इन लोगों को आगे बढ़ाया है, तो ये कभी भी नीतीश कुमार के साथ में भी जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार नीतीश कुमार के साथ में गए हैं, फिर बाहर आए हैं, फिर गए हैं, फिर बाहर आए हैं, और फिर भी वो उनके साथ जा सकते हैं। और चिराग पासवान टेस्टेड नेता हैं। 5 साल पहले नीतीश कुमार को उन्होंने कमजोर भी किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट भी लड़ाए थे। और इस बार भी आप देखिएगा 10 दिन पहले तक चिराग पासवान का जो बयान आ रहा था, क्या बोल रहे थे वो कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार नेता हैं और वही सीएम रहेंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है उसके बाद उनके एकदम से भाव भंगिमा सब बदल जाती हैं। उसके बाद जब वो उनसे सब फिर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई अमित शाह ने जो बोला है वो सही बोला है, कि वो कौन होते हैं कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा। भाई सीएम उम्मीदवार तो विधायक तय करेंगे बाद में, मतलब एक तरीके से। और उससे पहले उनकी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम उम्मीदवार होंगे। तो क्या अमित शाह से जो बातचीत हुई है उसमें अमित शाह ने चिराग पासवान को कोई बहुत बड़ा आश्वासन तो नहीं दे दिया है कि भाई अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती है तो फिर नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान पर भी दाव लगाया जा सकता है। तो कई चीज़ें हैं और इसके लेकर नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से एक सीट पर जो एनडीए उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हो चुका है, तो उसको लेकर भी कई चीज़ें चल रही हैं कि जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है उसके पीछे कहीं जेडीयू का हाथ तो नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर अभी भी एनडीए के अंदर खटपट चल रही है। और दूसरी बात ये बता दें कि जो कल नॉमिनेशन की जांच हुई थी उसमें खाली जेडीयू के एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ है, कुल 467 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द हुए हैं। और उसके बाद अब 1900 करीब 76 उम्मीदवार बचे हुए हैं। और कल जो फर्स्ट फेज की 121 सीटें हैं उनमें नाम वापसी का कल अंतिम तारीख है। और जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, करीब मान के चलिएगा कि कई उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस लेंगे। और महागठबंधन में कोशिश हो रही है कि जो 8-9 सीटें हैं जिन पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं और दोनों के नॉमिनेशन जो है वो भी क्लियर हो गए हैं, तो उनमें से कई सीटों से वो नॉमिनेशन वापस हो सकते हैं। तो अभी हमें करीब 24 घंटे का भी और इंतजार करना पड़ेगा कि महागठबंधन के अंदर अभी फ्रेंडली फाइट होगी।
जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुई थी, तो कई बार तो ये होता है कि फ्रेंडली फाइट में नुकसान नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि एनडीए के कई उम्मीदवार आपस में जहाँ टकराए थे, अधिकतर सीटें वहाँ एनडीए ही जीत गया था। तो बिहार की जो राजनीति है वो आमतौर पर जातिगत समीकरण पर है। तो उन फ्रेंडली फाइट में जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर उम्मीदवार महागठबंधन के फेवर के ही होंगे तो फिर फ्रेंडली फाइट में भी महागठबंधन को फायदा ही हो सकता है। तो कई चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें 20 तारीख के बाद ही पता होंगी कि कितने उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ हो चुका है कि महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर एनडीए में कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ सीट बंटवारे के बाद से जिस तरह खींचतान है, पहले सीट बंटवारे को लेकर ही खींचतान मची हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत की कोशिश में लगे हुए थे सहयोगियों के साथ, वो उसमें फेल हुए। तो फिर आखिरकार अमित शाह को और पीएम मोदी को ये कमान संभालनी पड़ी। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई और दिल्ली में बैठक होने के बाद जिस तरह सीटों का ऐलान हुआ, उसके बाद से एक नया मुश्किल कह सकते हैं, नई मुश्किल खड़ी हो गई थी एनडीए के सामने और उसको भी सुलझा ही नहीं पाए थे कि इन सब के बीच में चिराग पासवान को तवज्जो देना वैसे ही मुश्किल बना हुआ था और अब एक और मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं चिराग पासवान। और अगर इसी तरह से और नॉमिनेशन खारिज होते हैं तो जैसा कि कहा जा रहा है और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे हैं अविनाश जी की एनडीए तो हार पहले ही दिखाई दे रही है, एनडीए की हार यहां पर नहीं, जिस तरीके से एक सीट से तो सीधा सीधा वो चुनाव हार ही चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर एलजेपीआर के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पर सवाल उठाए गए हैं। तो अब उनकी जांच चल रही है और अगर जांच में जो सवाल उठाए गए हैं वो सच पाए जाते हैं तो फिर वो नॉमिनेशन वहां से भी रद्द हो सकते हैं। तो अभी उनकी जांच चल रही है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, अगर डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हो पाते हैं तो फिर ये मान के चलिएगा 20 तारीख को कोई बहुत बड़ा एक तरीके से फैसला आ सकता है। कई और उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनडीए है, एनडीए की तरफ से हर सीट पर एक उम्मीदवार दिया गया है, कोई डमी उम्मीदवार भी नहीं है। अगर डमी उम्मीदवार होता है तो नॉमिनेशन जो सिंबल है, सिंबल तो नहीं मिल पाता है, लेकिन कम से कम वो पार्टी का एक तरीके से पार्टी उसको लेकर प्रचार कर सकती है। चुनाव जीतने के बाद वो शख्स उस पार्टी में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ तो अब एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है वहाँ, और अगर किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन भी कर देते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार कोई बहुत लोकप्रिय चेहरे नहीं होते हैं। वो अगर लोकप्रिय चेहरा आप नहीं है और फिर आप किसी का भी समर्थन कर लीजिए तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि कई सीटें ऐसी थी, जैसे मध्य प्रदेश की इंदौर सीट थी जहां कांग्रेस का नॉमिनेशन रद्द हो गया था और उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन भी किया, लेकिन हुआ क्या, उससे 10 लाख का डिफरेंस आया। बीजेपी का कैंडिडेट 10 लाख वोटों से जीत जाता है। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह कई स्थितियां बनी है कि आप निर्दलीय कैंडिडेट का समर्थन कर देते हैं लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने वहाँ जाते ही नहीं है, सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ता प्रचार करते रहते हैं और उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई देता है। और अगर आधा दर्जन सीटों पर ये स्थिति बनती है तो ये मान के चलिएगा कि पूरे बिहार पर इसका असर दिखाई देगा। और चुनाव से पहले ही ये जो एनडीए वो एक तरीके से घुटनों पर आ चुका है, जिस तरीके से उनकी नॉमिनेशन रद्द हो रहे हैं। और अगर ज़्यादा नॉमिनेशन रद्द हो जाते हैं तो फिर एक तरीके से जो उत्साह है उनके अंदर का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इसका महागठबंधन को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और इस सब को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों को लेकर या कह सकते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर, खींचतान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर अब पप्पू यादव का भी बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं वो, एक बार सुनिए। पप्पू यादव जी बताइए, अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, कांग्रेस अलग है, आरजेडी अलग है। कहाँ से अलग अलग है कोई भैया, सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया, कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। लेकिन आप बोल रहे वहाँ फ्रेंडली फाइट 10 ऐसे सीट है जहाँ पर उधर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारे हुए, इधर आरजेडी। कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। आरजेडी वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि
कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। कौन ऐसी ताकत है? क्योंकि पता नहीं और कांग्रेस ही ना। किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अंडरस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है। अभी तक तालमेल नहीं बैठा है महागठबंधन में, इसलिए तो वही पूछ रहे कि आप लोग अभी तक। बिल्कुल तालमेल है। हमारे नेता गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई गठबंधन अत्यंत पिछड़ी जाति, जैसे लालगंज में आपने बाहुबली और धनबलू को दे दिया, काय धनपशु को देंगे आप? क्यों? आप बेफिक्र हैं, लड़ाई आर पार। कैसा फिर आप एनडीए के खिलाफ, कैसा फिर आप? जनता है ना हमारे साथ। जनता कई कदम आगे बढ़ के है। जनता कह रही है कि अब आपके साथ। अच्छा, जेएमएम भी, वो भी 6 सीट पर अब बिहार में चुनाव लड़ेगी। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। जेएमएम को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है, हमेशा मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहते। तो अभी हम पप्पू यादव को सुन रहे थे, थोड़े नाराज नजर आए वो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि कांग्रेस किसी भी तरह से गठबंधन की मर्यादा का अपमान नहीं करती है। यानी अगर गठबंधन हुआ है तो आखिरी तक उसे निभाएगी। यानी साफ उन्होंने कर दिया कि जो ये खबरें चल रही हैं, जो मीडिया जो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन हार रहा है, महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात बिगड़ गई है, ये तमाम खबरें जो चलाई जा रही है वो सरासर गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। तो यहां पर पप्पू यादव ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। उससे पहले हमने हरीश रावत पर भी चर्चा की थी। हरीश रावत ने भी यही बताया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, और यहां हम भी लगातार यही चर्चा कर रहे हैं अविनाश जी की जो बताया जा रहा है असल में वो नहीं है, और जो एनडीए को लेकर दिखाया जा रहा है असल में वहां भी वो नहीं है। वहां पर पूरी तरह से चिराग पासवान की वजह से हालात बिगड़ गए हैं, और अब वही चिराग पासवान जो बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश को कमजोर करेंगे और चिराग पासवान के सहारे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन यहां पर चिराग पासवान अब बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गए हैं। और उल्टा सबसे बड़ी बात यह कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, या कहें कि बराबर की जो पार्टी है जेडीयू, उसे पूरी तरह नाराज कर दिया है। क्योंकि अब जहां अभी ललन सिंह को भले ही बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर लगातार चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव ने यह तंज कसा है कि लगातार बयान भी उनके आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जेडीयू को नीतीश नहीं चला रहे हैं, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं, संजय झा चला रहे हैं। तो भले ही बीजेपी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी जेडीयू में नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है, और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के दावे वहां से किए जा रहे हैं। हमने अभी चर्चा भी की किस तरह से जेडीयू के नेता ने साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो जेडीयू अपने आप को इतना मजबूत रखेगी कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और अगर बीजेपी ने इस शर्त को नहीं माना तो नीतीश कुमार आखिरी समय पर पलटी भी मार सकते हैं। ये उन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया। यानी एनडीए में कुछ भी अभी निश्चित नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, सीएम पद को लेकर तो नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी को ही पता है कि अगर नीतीश कुमार उस पोजीशन में आ जाते हैं कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी,
तो फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो नीतीश कुमार पलटी भी मार जाएंगे। ये इस चीज को तो अमित शाह को भी पता है, ये चीज नरेंद्र मोदी को भी पता है। तो इसीलिए कोशिश यही की जा रही थी शुरुआत से सीट बंटवारे से लेकर ही कि अगर महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आता है, 90% सीटें अगर एनडीए जीत जाता है, जिस तरीके के रिजल्ट 2010 में विधानसभा चुनाव के बिहार में आए भी थे, तो कोशिश यही चल रही है कि जो 142 सीटें, अब तो 141 ही बची हैं, 101 सीट पर तो जेडीयू चुनाव लड़ रहा है, 243 में से अब 242 सीटें इनके पास रह गई हैं। अगर उतनी सीटों में से अगर जो एनडीए उसका बहुमत आ जाता है तो फिर नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा। नहीं तो नीतीश कुमार मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके के बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेल खेला था, महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे को सीट बंटवारे में ही किनारे लगा दिया गया था। एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ 80 मतलब 33% सीटें दी गई थी। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया और 80 से 85% सीटें जब जीत ली बीजेपी ने, तो एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं बची थी। लेकिन बिहार के बारे में बीजेपी को भी पता है। पहली बात तो ये कि जो महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में आना एक तरीके से मान के चले पॉसिबल बीजेपी को ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव जीत जाएं यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन लोगों के लिए। तो अब लेकिन जो पिछली बार जो हुआ था, नीतीश कुमार 40-45 सीटें लेके आए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अमित शाह खुले मंच पर बोल रहे थे कि हमारे सीएम उम्मीदवार हैं। आज जरूर वो बोल रहे हैं कि हम कौन होते हैं, लेकिन 2020 में यही अमित शाह खुले मंच से ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे सीएम उम्मीदवार हैं। वो अगर बहुमत मिलेगा, सीट किसी की भी ज़्यादा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन आज जो अमित शाह हैं वो इस चीज़ को बोलने को तैयार नहीं है। तो उनकी कोशिश तो यही है कि अगर धोखे से इस तरीके का बड़ा बहुमत आ जाता है तो नीतीश को किनारे लगाया जा सके। और जिस तरीके से आपने बोला कि ललन सिंह है, ललन सिंह का जो बयान आ रहा है, जो अमित शाह बोल रहे हैं, वो उसी चीज़ को ललन सिंह भी दोहरा रहे हैं। संजय झा ने एक तरीके से पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। लेकिन जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं वो लगातार खुलकर बोल रहे हैं कि कोई इफ और बट नहीं है, बहुमत आएगा तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और नीतीश कुमार सीएम यदि नहीं बनाए जाते हैं तो फिर हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सीएम तो हम ही रहेंगे। यानी एक तरीके से पलटी मारने के संकेत तो जेडीयू की तरफ से अभी से ही दिए जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। ये तो बिहार का एक तरीके से बच्चा जानता है कि सीएम पद के लिए नीतीश कुमार पलटी मारने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनका इतिहास भी यही कहता है, और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि लगातार बनी हुई है। और जैसे कि आपने कहा, अभी नहीं, शुरुआत से ही जब से बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई हैं, तभी से ये बात मानी जा रही है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुर्सी तो नहीं छोड़ने वाले हैं। और शायद यही एक वजह भी रही थी जब उन्होंने 2024 में वापसी की थी एनडीए के साथ, क्योंकि आपको याद होगा उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब जब अगला चुनाव होगा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। लेकिन 2024 के शुरुआत में जिस तरह से पलटी मारी नीतीश कुमार ने, उसके बाद यह साफ हो गया कि जब अगला चुनाव होगा बिहार में तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुर्सी तो नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर उन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए ही पलटी मारी थी। अंदर खाने चर्चा यही चल रही थी कि तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कुर्सी तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन के जब तैयारियां चल रही थी एकजुट करने की, तब नीतीश कुमार वहां दिखाई दे रहे थे, उन्होंने ही इसका पूरा नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में वो एनडीए के साथ आ गए थे, और बड़ी वजह इसकी यही मानी गई थी कि कहीं ना कहीं बिहार की कुर्सी, बिहार की सीएम की कुर्सी ही उनके लिए जरूरी है। और ऐसे में अगर अब उनके साथ किसी तरह का खेल बीजेपी करने का सोच रही है तो वो खेल नहीं हो सकता। ये उन्होंने और उनके पार्टी के नेताओं ने साफ साफ इशारा दे दिया है, साफ कह दिया है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। तो यहां पर एनडीए बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन वहां सारी चीजें साफ हैं। साफ माना जा रहा है कि भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाया जाएगा, ये लगभग तय है। और जिस तरह से देखा गया है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ शुरुआत से ठीक है, कहा गया कि सारी जिम्मेदारी आरजेडी के हाथ में सौंपी गई, सारी जिम्मेदारी लालू यादव के हाथ में सौंपी गई। कांग्रेस ने पूरी सीट बंटवारे से लेकर सारे फैसले कांग्रेस ने पहले ही लालू यादव के हाथ में दे दिए थे। तो इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर यह माना जा सकता है कि सिर्फ एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, या एनडीए सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे ध्यान भटकाने के लिए, या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा था, खासकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई वोट चोरी के खिलाफ, या जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ इस यात्रा को शुरू किया गया और बच्चे बच्चे तक वोट चोरी का जो मुद्दा पहुंचा, बच्चे बच्चे की जुबान पर वोट चोर गद्दी चोर का नारा जो गूंजा,
उस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये महागठबंधन को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि सही बात है विनाश जी, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा जब निकाली गई और उस वोटर अधिकार यात्रा का असर इतना अच्छा था कि कुछ दिन बाद फिर तेजस्वी ने नई यात्रा निकाली, तो इससे एक बात तो साफ थी कि वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन अब जब चुनाव शुरू हो चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, अंतिम तारीख भी आ गई है वापसी की, तो ये सारी चीजों के बीच वोट चोरी का मुद्दा अभी एकदम से गायब दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी तो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तो ये मुद्दा दोबारा से गरमाएगा, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल वोटिंग लिस्ट है जिसको लॉक करना है उनको, उसके बाद जो प्रकाशित करना है, वो अभी तक वोटिंग लिस्ट सामने नहीं आई है। वो 24 तारीख को करीब सामने आएगी, जब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद सामने आएगा कि भाई जो वोटिंग लिस्ट में किस तरीके की गड़बड़ियाँ हुई हैं, और उसी वोटिंग लिस्ट को लेकर जो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और सुप्रीम कोर्ट साफ बोल चुका है कि भाई जो भी चीजें हैं कि आपने किसके नाम काटे हैं, किसके जोड़े हैं, किस कारण से काटे गए हैं ना, वो सारी चीजें चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बतानी होंगी। तो अभी जो SIR वाला जो मामला है वो आप मान के चलिएगा वो खत्म नहीं हुआ है। 6 तारीख को वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज में, और 4 तारीख को सुनवाई होनी है SIR को लेकर। तो ये मुद्दा दबेगा नहीं, ये मुद्दा बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि अभी जब बीजेपी के कैंडिडेट जो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आम कई बार स्थिति ये बन जाती है कि महागठबंधन का भी कोई कैंडिडेट उस समय वहाँ पहुंचा हुआ होता है। तो जब आमने सामने जब समर्थक आते हैं तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो लगातार गूंज रहा है। तो अभी भले ही उसको मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर वो नारा काम कर रहा है, और इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और कोशिश यही हो रही है कि इस जो महागठबंधन के बीच में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इस पर ज़्यादा फोकस मीडिया से करवाया जाए, ये दिखाया जाए कि महागठबंधन में आपस में फूट पड़ी हुई है और जो NDA में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके की मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं। महागठबंधन में आप देखिए फर्स्ट फेज की 121 सीटों के लिए नॉमिनेशन का काम खत्म हो चुका है। सिर्फ आधा दर्जन के करीब सीटें हैं जहां पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बाकी सीटों पर से महागठबंधन से एक ही उम्मीदवार सामने आया है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन टूट गया है? भाई जब 95% सीटों पर एक ही उम्मीदवार सामने है और पूरा महागठबंधन एकजुट बना हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थितियां हैं कि भाई यदि दोनों दलों के पास में एक मजबूत उम्मीदवार है तो वहां स्थितियां इस तरीके की पैदा हो जाती हैं। तो अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि टूट गया है। हाँ, लेकिन ये जरूर स्थितियां हैं कि आमने सामने नहीं होना चाहिए, एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। भले ही 2 कैंडिडेट आने से कई जगह स्थितियां फायदे में हो जाती हैं, लेकिन उसके मैसेज सही नहीं जाते हैं। तो इसीलिए अब 20 तारीख के बाद स्थितियां जो भी होंगी वो साफ क्लियर होंगी कि जिन सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो वापस लेते हैं पर्चे कि नहीं लेते हैं। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने बयान दिया था कि भाई कांग्रेस की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। पिछली बार हम 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी कांग्रेस ने कोई मतलब 60 सीटें मांगी हैं। अगर वीआईपी की एंट्री इसमें हो रही है महागठबंधन के अंदर, तो जो 14-15 सीटें दी गई हैं, तो ये 14-15 सीटें कांग्रेस से कोटे से अकेले नहीं दी जाएंगी। भाई इसमें आरजेडी को भी अपना कोटा कम करना है। तो कांग्रेस समझौता करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और उन्होंने बोला भी है पप्पू यादव ने कि लालू यादव को भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उन्हें ही कंप्रोमाइज़ करना होता है। छोटे दलों के पास तो ज़्यादा सीटें है ही नहीं हैं, तो अब वो कितना कंप्रोमाइज करेंगे? भाई जिसको आपने 4 सीटें पिछले चुनाव में दी हैं, तो आप उससे कितनी सीटें छीन लेंगे? तो अब वही चीज़ है, जैसे जेएमएम के लिए उन्होंने बोला पप्पू यादव ने कि जेएमएम को गठबंधन में रहना चाहिए। भाई अगर जेएमएम को 2 या 3 सीटें दे दी जाती हैं तो जेएमएम भी गठबंधन का पार्ट बनी रहेगी। और खासतौर पर जो झारखंड से लगा हुआ हिस्सा है, जहां आदिवासी वोटों की संख्या अच्छी खासी है, वहां पर जेएमएम का प्रभाव है। अब भले ही जेएमएम चुनाव ना जीत पाए, लेकिन ये तय है कि उनके उम्मीदवार वोट जरूर लेके आएंगे। तो ऐसे में जो महागठबंधन है उसमें एकजुटता जो कुछ सीटों पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है इस समय, कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 1-2 सीटों पर जरूर हो जाता है, वो आमतौर पर हर जगह सीटों पर हर जगह मतलब राज्य में दिखाई देता है। वो चीज़ यदि छोड़ दी जाए तो बाकी महागठबंधन में स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि पप्पू यादव ने साफ कहा है कि जो छोटे दल हैं या कांग्रेस जितनी सीटें मांग
रही है उसके कोटे में से आप सहयोगियों को नहीं दीजिए, तो ये बात तो जेडीयू भी कर रहा था, लेकिन वहां तो एनडीए के अंदर तो किसी तरह के घमासान की चर्चा नहीं चल रही। जेडीयू और बीजेपी के बीच झगड़ा ही इसी चीज का था कि चिराग पासवान को इतनी सीट्स क्यों दी गई, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने नाराजगी दिखाते हुए 5 उन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए जो 5 सीट चिराग पासवान को दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें वहां भी है, लेकिन चर्चा महागठबंधन की ज्यादा की जा रही है, और इसके पीछे की वजह यही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं बिहार के, उनसे ध्यान भटकाया जाए। और इन सब के बीच में जेएमएम ने जिस तरह से अपने 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है, उसको लेकर राकेश सिन्हा का भी बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं वो, सुनिए। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत सार्थक प्रयास हुआ था, और सार्थक प्रयास के बाद एक मजबूत गठबंधन बना था, जिस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। और चूंकि हम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तीनों एक मजबूत गठबंधन में हैं, तो स्वाभाविक तौर पे बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग उचित थी और उचित है। और स्वाभाविक तौर पे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनको संजीदगी के साथ, गंभीरता से उनको जरूर विचार करना चाहिए। और जो गठबंधन के अंदर के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनसे बात करके जहां जो मामला, जो पेच फंसा है, उसको दूर करने का तो अभी कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ ठीक है और ये अंदर खाने चर्चाएं चलती रहती हैं और इसी तरह से बातचीत होनी चाहिए, सभी शीर्ष नेतृत्व जो हैं उनको बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। और दरअसल मामला सुलझा ही हुआ है। ये लगातार हमने अभी तक जितने भी बयान सुने हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, जो ज्यादातर बयान आए हैं, उसमें यह साफ कह दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई पेच नहीं फंसा है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर ही तो बात ज्यादा चल रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जब से अपनी पहली और दूसरी सूची जारी की है, उसके बाद से ही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है। इसलिए कांग्रेस ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और आरजेडी के भी कुछ नेता हैं जिन्होंने उन्हीं सीट, आरजेडी के कुछ सीट्स वही हैं जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार, यानी सीटों पर पेच फंस गया है, ये कहा जा रहा है। तो उन सारी खबरों पर, उन सारे कयासों पर विराम लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो बयान लगातार आ रहे हैं। या फिर हमने निर्दलीय सांसद जो पूरी तरह से एक तरह से कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं, पप्पू यादव, उनको भी हमने सुना, उन्होंने भी खुलकर यही बोला कि जो कहा जा रहा है वैसा नहीं है, असल में कांग्रेस साथ है और मजबूती से खड़ी हुई है। हरीश रावत का भी यही कहना है। तो साफ है कि महागठबंधन को लेकर ये जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ से प्लांटेड एक तरह से खबरें, क्योंकि दिलीप जायसवाल का जो बयान हमने कल भी चर्चा की, अविनाश जी, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि जो लोग आपस में सीट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर सरकार में आए तो जनता का ध्यान क्या कर रखेंगे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एनडीए इसी कोशिश में है कि कैसे महागठबंधन पर सभी का ध्यान शिफ्ट हो जाए। नहीं, जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसमें थोड़ा कुछ सीटों पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहाँ फ्रेंडली फाइट वाला मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सीटें क्लियर हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से महागठबंधन में जो चल रहा था कि कांग्रेस का पिछली बार का जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी कम था, इसलिए कांग्रेस को कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं भाई, स्ट्राइक रेट वाला मामला अलग है, पिछली बार की स्थितियाँ और इस बार की स्थितियों में अंतर होता है। अब जिस तरीके से जेएमएम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि जेएमएम को गठबंधन के अंदर ही रहना चाहिए, और लालू यादव को बात करनी चाहिए जेएमएम से, हेमंत सोरेन से, कि भाई आप अपने कैंडिडेट विड्रॉल कर लीजिए, हम आपको इतनी सीटें दे रहे हैं। अब आप ये देखिएगा, जब 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव हुए तो जेएमएम ने आरजेडी को सीटें दी 5। चुनाव कितने सीट पर आरजेडी जीती? 1 सीट पर, यानी सिर्फ 20% का स्ट्राइक रेट था। और आरजेडी और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था, ये स्ट्राइक रेट 60 पे और 65% का था। मिलकर दोनों ने सरकार बनाई। 5 साल बाद जब फिर चुनाव हुए तो फिर आरजेडी से ये नहीं कहा गया कि आपका स्ट्राइक रेट सबसे कम था इसलिए हम आपको कम सीटें देंगे। आरजेडी को दोबारा 20% के स्ट्राइक रेट के बावजूद आरजेडी को जेएमएम ने फिर 5 सीटें दी। और जब 2024 में चुनाव हुआ तो आरजेडी सभी सीटों पर चुनाव जीत गई। तो आप ये मत कहिएगा कि आपका स्ट्राइक रेट कम है इसलिए हम इस चुनाव में आपको कम सीटें देंगे। भाई पिछले चुनाव में के तुलना में अगर 5 साल बाद चुनाव होता है, भाई 5 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ की तस्वीरें बदल जाती हैं। हमने झारखंड में देखा है, हमने महाराष्ट्र में देखा है, हमने हरियाणा में देखा है कि भाई लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग आए हुए हैं और जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो परिणाम अलग आ रहे हैं। और यहाँ 5 साल की बात है,
5 साल के अंदर स्थितियां काफ़ी बदल जाती हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दी थी, उससे साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस को लेकर जो बिहार के अंदर काफ़ी पॉजिटिव माहौल दिखाई दे रहा है। तो आप 5 साल पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अंतर आपको दिखाई दे रहा है ज़मीन पर बिहार के अंदर। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, पिछली बार 70 सीटें लड़े थे और इस बार उन्होंने 60 के करीब सीटें मांगी थी, 10 सीटें, जबकि जो वीआईपी है 14-15 सीटें खाली उनको दी गई हैं। अगर जेएमएम को 2-3 सीटें और दे दी जाती, यानी जो आरजेडी है और कांग्रेस ये 15-17 सीटें भी अगर गठबंधन को दे देते हैं, तो फिर इस गठबंधन में एक तरीके से सभी सीटों पर, जिस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारे हुआ, एनडीए में भले ही कुछ सीटों पर अभी भी टकराव की वाली स्थिति है, जहां जेडीयू ने एलजेपी की सीटों पर कब्जा सा कर लिया है, लेकिन वो चीजें यहां पर सुलझाई जा सकती थी। अब इसके लिए जो कांग्रेस की तरफ से तो साफ कह दिया गया कि हम सीटें छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन उतनी सारी की सारी सीटें हम ही नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी बड़ी पार्टी है, जिस तरीके से जेडीयू जो एनडीए में बड़ी पार्टी थी उसने बड़ा दिल दिखाया, पिछली बार की तुलना में 14 सीटें जेडीयू कम लड़ रही है, बीजेपी पिछली बार की तुलना में 10 सीटें कम लड़ रही है। उसी तरीके से कम 8-10 सीटें आरजेडी को छोड़नी चाहिए और कांग्रेस तो उतनी सीटें छोड़ने को तैयार भी है। तो अगर आरजेडी इस तरीके का बड़ा दिल दिखाएगी तो ये गठबंधन में कहीं पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति नहीं बनेगी। और जिस तरीके से जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि जेएम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहाँ दूसरे दौर में मतदान होना है, तो ऐसे में अगर 24 घंटे के अंदर बात बन जाती है तो फिर जेएमएम भी गठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़ेगा और जेएमएम साथ में रहता है तो मतलब एक तरीके से फायदा ही होगा। और खासतौर पर जो झारखंड से लगा हुआ जो बेल्ट है उस एरिया में, बाकी का ये फैसला लालू यादव को लेना है और कांग्रेस के नेताओं को लेना है कि भाई कि क्या कोई जो करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट चलेगी या फिर गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होकर ही चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा सभी सीटों पर। जी बिल्कुल। और वहीं जिस तरह से एनडीए के अंदर घमासान है और बड़ी जानकारी जिसका हमने यहाँ जिक्र भी किया कि जिस तरह से एक नॉमिनेशन खारिज होने से अब मुश्किल बढ़ गई है और चिराग पासवान जिन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, अब वो मुश्किलें बनते जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा बिखराव हो गया है। जीतन राम मांझी अलग नाराज है। जीतन राम मांझी शुरुआत से ही नाराज चल रहे थे क्योंकि उनका दावा था कि जो वोट बैंक चिराग पासवान का है उस पर ज्यादा मजबूत पकड़ उनकी है, क्योंकि जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं। और इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कह रहे थे कि जो तब हुआ वो अब नहीं होने देंगे। हालांकि बाद में किसी तरह से सीटों पर सब कुछ सुलझा लिया गया, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया चिराग की सीट पर, वहीं जीतन राम मांझी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, वो भी चिराग की ही सीट, चिराग को दी गई सीट्स हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि चिराग के खिलाफ माहौल बिगड़ रहा है और इसका असर बीजेपी के साथ गठबंधन पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि एनडीए को अपने हालात मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए चुनाव प्रचार को लेकर जो अभी लगातार रहता है कि जब बीजेपी हारती दिखती है, एनडीए हारती दिखती है, पूरी फौज उतार दी जाती है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्रियों को, जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से जो प्रचार कराया जाता है, उस पर कांग्रेस के जो नेता हैं उदित राज, उन्होंने चुटकी ली है, उन्होंने तंज कसा है, निशाना साधा है बीजेपी की इस रणनीति पर। क्या कुछ बोले हैं वो सुनिए। इंडिया अलायंस का भी जल्दी से घोषणा हो जाएगी और वो तो चुनाव ही लड़ते हैं और काम ही है केवल चुनाव लड़ना उनका, और गवर्नेंस के ऊपर तो ध्यान देते नहीं है। उनके पास साधन भी है, सरकार भी है उनकी, लेकिन हमारा कैंपेन इनसे पहले शुरू हो गया था। जो वोटर अधिकार बचाओ यात्रा था वो बहुत जबरदस्त कैंपेन था, उसका असर पड़ेगा। अगर 2-4 दिन हमारा लेट है तो हम इसको भरपाई कर लेंगे। हाँ 42 हो गए। तो अभी हम सुन रहे थे उदित राज को, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को तभी प्रचार में उतार देती है और उनके जो मुख्यमंत्री हैं, यानी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या एनडीए सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो असल काम है उससे छोड़कर सिर्फ प्रचारों में ही तो हमेशा लगे दिखाई देते हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि एनडीए को बिहार में अपने हालात खराब दिखाई दे रहे हैं और हारती हुई दिखाई दे रही है एनडीए, क्योंकि अंदर खाने खुद जो उसके सहयोगी हैं आपस में ही भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे एक बात साफ है कि जो हम यहाँ चर्चा लगातार कर रहे हैं कि एनडीए भले ही खुद को मजबूत दिखा रहा है लेकिन असल में हार रहा है। नहीं, जिस तरीके से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, आप उसमें देखिए बिहार के कितने नेता हैं। भाई बिहार की पूरी जो लोकल लीडरशिप है वो पूरी खत्म कर दी गई है।
आपके पास में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके नाम पर बिहार में चुनाव लड़ा जा सके, जबकि बिहार का चुनाव देश के बाकी हिस्सों के चुनाव की अपेक्षा बिल्कुल अलग होता है। बिहार में अगर आपने जातिगत समीकरण सुलझा लिए तो आप चुनाव जीतेंगे। अगर आपके जातिगत जो समीकरण है वो आप नहीं सुलझा पा रहे हैं तो फिर आप कितने भी बड़े बड़े नेताओं को वहां ले जाकर पटक दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपने 2015 का विधानसभा चुनाव देखा, जातिगत समीकरण पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में थे। जितने भी भविष्यवाणी करने वाले जो जातिगत के उस हिसाब से बोल रहे थे कि भाई महागठबंधन स्वीप करेगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के भक्त थे वो कह रहे थे नहीं नहीं भाई, लोकसभा चुनाव में हमने एक तरीके से स्वीप कर दिया है, बिहार जीत लिया है, यूपी जीत लिया है, इतनी सीटें जीत ली हैं, हम आराम से बिहार जीतेंगे। लेकिन जब चुनाव नतीजा है तब क्या हुआ भाई, पूरा का पूरा एनडीए 50-60 सीटों के अंदर समेट गया था। तो वही स्थिति दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। इस समय बीजेपी के पास में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका जनाधार 2 जिलों में भी दिखाई दे। 10 सीटों पर प्रभावित करने वाला एक नेता बीजेपी के पास में नहीं है। इसीलिए बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट सूची आप देखिएगा, उसमें 70% जो नाम है वो बिहार से बाहर के नेताओं के हैं। लेकिन आप आरजेडी के स्टार प्रचारकों के नाम देख लीजिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के नाम देख लीजिए, उसमें आपको अधिकतर नाम बिहार के नेताओं के मिलेंगे। अगर आप बिहार में लीडरशिप पैदा नहीं कर पाएंगे तो आप चाहे चिराग के पीछे पर भागते रहेंगे या फिर आप नीतीश कुमार के पीछे भागते रहेंगे, और बाकी का आपका कुछ होने वाला नहीं है। और इस चुनाव में भी बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कितना कर पाएंगे और उनके बयान में फायदा पहुंचाएंगे कि नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के कई जो उनके रैलियों में नीतीश कुमार ने जो भाषण दिए वो ही चर्चा में बन गए। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के बयान का बचाव तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि 21 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनके ऊपर भी नजर रहेंगी कि भाई वो किस तरीके से वोट मांगते हैं। मालूम पड़ा कि मंच पर पहुंचते हैं और महागठबंधन के लिए वोट मांगना शुरू ना कर दें, तो ऐसे में कई चीजें देखनी पड़ेंगी अभी तो। और जिस तरीके से अभी हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें तो साफ है कि महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और कुछ सीटों की भले ही बात जो चल रही है कि करीब 8-10 सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन बाकी की सीटों पर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से दीपंकर भट्टाचार्य का भी कहना है कि भाई हमको तो 20 सीटें मिली हैं और हमारी 20 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, वो सीपीआई एमएल का उम्मीदवार है, और हम सभी लोग एकजुट हैं। और कुछ सीटें जरूर हैं जहां पर अभी स्थितियां वैसी हैं, लेकिन वो भी सुलझा ली जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ है कि एनडीए के हालात बिगड़े हुए हैं और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। इस पर हमने लगातार विश्लेषण किया, हमने ये समझा और इस पर हमने चर्चा की। अविनाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जिस तरह से आपने बताया कि महागठबंधन को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं, असल में उसके पीछे की वजह क्या है, और जिस तरह से नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें शुरुआत से हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी उनके लिए कितनी जरूरी है ये हम पिछले कई सालों में देख चुके हैं कि जब उनकी सीएम की कुर्सी उन्हें खतरे में दिखाई देती है तो वो पलटी मार लेते हैं। और इसी तरह का संकेत एक बार फिर उनके ही पार्टी के नेता की तरफ से दे दिया गया है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बन जाती है और बीजेपी किसी तरह का खेल करने की कोशिश करती है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार देरी नहीं करेंगे। और लगातार यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उतना सख्त रुख नहीं है महागठबंधन की तरफ, यानी महागठबंधन ने एक दरवाजा खोल के रखा है नीतीश कुमार के लिए, और उसके लिए नीतीश कुमार ने भी एक तरह से मन बना रखा है। तो एनडीए में बीजेपी किसी तरह का खेल करने के बारे में अगर सोच रही है तो वो उसके सोच पर पानी फिर सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से चिराग पासवान को बहुत ज्यादा तवज्जो देकर बीजेपी इस कोशिश में थी कि नीतीश को किनारे लगाकर बिना नीतीश के सरकार बना लेगी, उसका भी समीकरण हम समझ चुके हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। यानी इस पर जो बिहार से और चर्चाएं आ रही हैं उस पर हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं। हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत।